जैसा कि हमने आपसे कल एक कमिटमेंट किया था, वादा किया था कि आज हम फिर से जूम इन लेकर आएंगे और नाइफ यानी कि न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में जो ओपनिंग फिल्म है रन कल्याणी, हम उसके क्रू के साथ आज हैं। और इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, मैं कुछ ज़रूरी बात आपसे करना चाहता हूँ। वो क्या है कि हम लोग अक्सर तमाम मौक़ों पे बात करते रहते हैं देश की, अबाउट द नेशन, दिस कंट्री। लेकिन ये बात करते वक्त हम आम तौर पे ये जो हिंदी बेल्ट है हमारी, हम ये भूल जाते हैं कि बहुत सारे और स्टेट्स हैं इसी देश में जो इस देश का ही हिस्सा है। हम सिनेमा देखते हैं बहुत सारा, लेकिन हम जानते भी नहीं हैं कि हमारे देश में तमाम ऐसी फिल्में बनती हैं जो दुनिया भर में सराही जाती है, इनकी तारीफ होती है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज जिनको लेके हम परेशान रहते हैं रोज, उन पर सिनेमा बनता है। बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी जाती हैं तमाम और जुबानों में हिंदुस्तान की। उसमें मराठी हो सकती है, बांग्ला हो सकती है, मलयालम हो सकती है, कन्नड़ा हो सकती है, तमिल हो सकती है, यहाँ तक कि कोंकणी भी हो सकती है। इसमें सिनेमा बनता है, किताबें लिखी जाती हैं। इस देश के तमाम ऐसे जीनियस हैं जो हमारे देश के दक्षिणी हिस्से यानी कि सदर्न इंडिया ने दिए हैं। उनमें से कई के बारे में अपने स्कूल की किताबों में आपने पढ़ा होगा। फिर सवाल यह है कि जब हम देश कहते हैं तो हम इस देश के बाकी हिस्सों को क्यों भूल जाते हैं। और इसलिए हमने तय किया कि हमारा सिनेमा का जो ये शो है उसमें हम बात करेंगे उन फिल्मों के बारे में जो भारतीय भाषाओं की फिल्में हैं और जो दुनिया भर में आपके ही देश का नाम रोशन कर रही हैं। सबसे ज़रूरी बात, नाम रोशन करने से भी ज़्यादा ज़रूरी कि वो उन तमाम मुद्दों पे, उन तमाम इश्यूज़ पे बात कर रही हैं जिन पे बात करने की हिम्मत आम तौर पे हिंदी का सिनेमा नहीं कर पाता है। तो मैं स्वागत कर रहा हूँ रन कल्याणी की डायरेक्टर गीता जे, डॉक्टर गीता जे आई बिलीव। और फिल्म के दो एक्टर्स हमारे साथ हैं, मनोज मेनन और मीरा नायर। और हमारे साथ हैं हमारी मैनेजिंग एडिटर रुक्मिनी। मैं हूँ मयंक। आप लोग जो इसको देख रहे हैं उनका ही मैं स्वागत करता हूँ। और मैं नाउ आई एम थ्रोइंग द बॉल इनटू रुक्मिनीज कोर्ट। रुक्मिनी, आप जो है इस बातचीत को शुरू करें, फिर मैं ज्वाइन इन करता हूँ साथ का प्रोडक्ट हूँ, केंद्रीय विद्यालय का प्रोडक्ट हूँ, इसीलिए मेरा हिंदी तो थोड़ा बेहतर होगा। और मेरे फैमिली में मेरे पिताजी माताजी सब हिंदी फिल्मी गानों का बहुत बहुत फैंस है, इसीलिए मैं सैगल के गाने से रफी, मुकेश, लता, मन्ना डे, तलत महमूद, वो सब गाने सुन के ये हिंदी थोड़ा आती है लेकिन बहुत ग्रामर मिस्टेक्स होगी। मेरा पहला फीचर फिक्शन फिल्म है ये, लेकिन इसके पीछे बहुत सालों के डॉक्यूमेंट्री वर्क है, बहुत सालों के फिल्म के बारे में लिखना, क्रिटिक करना। मैं वो फिल्म मेकर्स में हूँ जो फिल्म क्रिटिसिज्म से फिल्म मेकिंग पे आया हूँ, जैसे कि फ्रेंच न्यू पे उस तरह की शिफ्ट है मेरी। लेकिन मेरा क्रिटिसिज्म थी फेमिनिस्ट फिल्म क्रिटिसिज्म। मैंने पीएचडी भी उसी सब्जेक्ट में की थी, पहली पर्सन इन इंडिया वो करने की। एंड तो ऐसा करके मैं डॉक्यूमेंट्री में आई। और इसके बाद लेकिन फिक्शन दूसरी कहानी है, दूसरी अलग लोग है, अलग व्हाट यू कॉल वर्ल्ड है। फिक्शन की वर्ल्ड इजी नहीं थी, लेकिन वो ही है मेरा जर्नी। वो तो कैसा हुआ 10 साल पहले 2008 में मेरा एक स्क्रिप्ट के लिए एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का डेवलपमेंट फंड मिला। वो स्टोरी थी 3 सिस्टर्स की और पीरियड था 1971 टू 1991। ये बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इम्पोर्टेंट पीरियड है। और जब मैं मेरे फ्रेंड्स जो बाहर है उसके साथ बोलती हूँ, उनको मालूम ही नहीं है कि केरला में भी ऐसा हुआ। ये सब केरला में हुआ,
जो हुआ हमारे यहाँ 70s 80s 91 तक जब हम ओपन किया हमारे कंट्री को। सो वो पीरियड का कहानी था, 3 सिस्टर्स की कहानी थी और मैं थी डायरेक्टर, राइटर डायरेक्टर। ये 10 साल पहले था केरला में। सब ने कहा पैसा नहीं मिलेगा और दे वर करेक्ट, पैसा नहीं मिला एंड आई नेवर मेड दैट फिल्म। So 10 years passed and then I started feeling trapped। कैसा है कि ये ट्रैप में जो कहती हूँ मैं एक फिल्म बनूंगी, एक दिन मैं एक फिल्म बनूंगी, वो 10 साल हो गया। तो वो ट्रैप्ड फीलिंग में मैंने सोचा ये क्या है, मेरा लाइफ ये ट्रैप में है, सेम थिंग्स कर रही हूँ, इसमें क्या एक चेंज होगा लाइफ में। डॉक्यूमेंट्री की वजह से, जर्नलिज्म की वजह के बहुत सारे ऑर्डिनरी पीपल से ही मेरा संपर्क है और मैं देखती हूँ उनकी लाइफ। और मैं जब हम सोचते हैं ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ में कोई ड्रामा नहीं होगा, उनके लाइफ में ही ड्रामा है। उनके लाइफ में वो ये पैटर्न में, ये मोनोटनी में ही एक ड्रामा आता है और मेरा लाइफ में भी मैंने ऐसा सोचा। तो वो सेंस ऑफ ट्रैप्ड एंड द सेंस ऑफ चेंज, ये दोनों क्या है, मिलजुल कर है और उसी से ये फिल्म रन कल्याणी। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझाया कि जो रेगुलर है और जो मंडेन है उसमें बहुत बहुत मैजिक भी है, बहुत ड्रामा भी है। और आपकी फिल्म में वो है, शुरू की कुछ सीन इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं और इतने सुंदर हैं। जब वो चीज़ें हल्के हल्के खुलती हैं वो कहानी में, आई डोंट वांट टू गिव अवे द स्टोरी, क्योंकि उसमें हर चीज़, हर परत धीरे धीरे खुलती है, यू रियलाइज अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है। ये जो आपकी स्टोरी है ये तो क्लियरली एक फेमिनिस्ट पोजीशन से लिखा गया स्टोरी है। आपका जो फेमिनिज्म है, जो नारीवाद सोच है, जो आपने बोला कि आप उसी गेज से, उसी लेंस से आपने एज अ क्रिटिक भी काम किया, उसको आपने इस स्टोरी में कैसे यूज़ किया? आपने क्या सोचा? क्योंकि अगर मैं समझ सकती हूँ कुछ स्टोरी इसमें जो कैरेक्टर्स हैं आपने इतना टेंडरनेस के साथ, जो मीरा का चरित्र है, मीरा हमारे साथ यहाँ पे हैं, जो शायद निर्मला नाम है उनके चरित्र का, जो आपने उसके साथ वही अगर कोई नॉन फेमिनिस्ट गेज से उस स्टोरी को देखे तो वो बहुत ही विलिफाई कर सकते हो उस चरित्र को। तो आपने क्या छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा इस कहानी को लिखते वक्त? इट्स अ लव स्टोरी ऑल्सो, सो यस। इट्स वो क्या है कि ये फेमिनिस्ट फिल्म हम जब सोचते हैं तो एक इश्यू होता है और वेरी ऑब्वियसली उसके बारे में सब बोलते हैं, कहते हैं, थप्पड़ मारते हैं और all that kind of things happen, right? All these kind of things will happen, but I saw this as part of so many other things that are happening. So it's a mosaic. So many people are there, so many things are happening, and वो जो हम देखते हैं किसी के बारे में, किसी के प्रॉब्लम के, लाइफ का प्रॉब्लम, स्पेशली एज अ वुमन जो होते हैं, हम उसे समझते हैं, कैसे समझते हैं, और ये दिस इज व्हाट आई वांटेड टू ट्रीट, ये दिस something that we cannot say in words, this feeling of empathy in people, this is what I wanted to bring out. जब हम oppressed है तो it is not, I mean it is obvious, ये हम कहते हैं ये हमारा ऑपरेशन है और ये हम इसे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे and all that, but life में जो होता है सब हमारे people you know and not famous people but ordinary people, उनके लाइफ में भी ऑपरेशन है
और वो भी उनके लाइफ का ऑपरेशन को चेंज करता है, and how is that done in lives that we see around us. So this is what I wanted to come across, which is why the character of the cook was very, very important for me, because she's the one who goes to the character of Nirmala, and then there is a character of Vijayan, and between them there is a network of empathy that is building. They belong to different issues, their problems are different, but उनका जो empathy build होता है एक characters में, ये empathy ही change को it brings about change in their lives. तो मेरे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं just on the craft and the story which I will ask, but let me go to Meera here. This is another Meera Nair here, and she is extremely good in the film. You have to see her play out this character, and for that matter, I must say Manoj Menon, as I was telling you, I'll give you a compliment on screen and not behind the screen. You are such a handsome and good looking man. Thank you. And I hated you in the film. I hated you in the film, I'm telling you. I mean, you were the most bizarre person I had for the longest time. I was made like that, you know. I was molded like that by Gita Chechi. I call her Chechi, means Didi in Hindi. So normally I'm a very nice gentleman. That's why people around me tell me. No, let me interrupt. Except Meera. I think Geeta Chechi brought out the villain in Manoj. Well said, well said. That's it, But yeah. the fact that Geeta could actually see you play a character like this is actually fantastic. And I mean, with your kind of looks, you could have ended up being just a chocolate hero. But there is this character which has like so many layers. What did you think of the character when she read out? How did she convince you to actually play this character? You're asking me? Yeah, I'm asking you. Question? Yeah. Oh, yeah. Like, you know, it was she and Mr. Ayan told me like it's something a bit of a negative character. Like, you know, you'll have to portray your bad side. So I didn't expect so much of badness actually. So you know, it was my way to the audition. Like, you know, Mr. Ayan have gone for the audition, for my audition, and we talked on the way. And he gave me the complete picture of the character, like, you know, how the character should talk and all the stuff. So I think he was impressed when I did it in the audition. So then every time there was rehearsals, and he used to instill the Raghavan in me. Like, you know, he used to tell me, he used to add, you have to behave like this. You have to, this is the way Raghavan is talking. Treating people like, you know, he's a goodie in public, but, you know, in with his wife, he's a madman. Like, you know, that's the way, you know, he used to give a lot of info about the character. So I could get it properly. So reproduce it. So it is all. Yeah, it's the credit goes to Geeta Chechi and Mr. Ayan. So I'm just a puppet in their hands. I was just a puppet in their hands. Yeah. Yeah, I mean, your face has changed in while you're playing that character. Your face as Raghavan has a completely different face. His body language is so different. I mean, you are a fairly affable person. I mean, but Raghavan is like, I was like, what is this guy doing? Meera, how was it to play such a complex character? I mean, what you're playing is somebody who is. How do you see your character? My second question should come after this. Okay, I think I just fell in love with Nirmala because Nirmala is representative of so many women that we know. Is representative of me and many people that many women that I know.
There are so many women around us who are trapped, who have given up their ambitions, their career, their dreams, and who are just reduced to being, the wife of the house. And so it was not difficult, though it was the first film that I did. It was the first time that I was acting. Oh, really? Yeah. Wow, congratulations. You did a Thank very you. good job. Mine too. Yeah, mine Both of first. them. Oh, But to be honest, I did not feel the strain, and I think that is because one, this character was so, I could identify with Nirbala completely, and secondly, because the team was so intimate and so comfortable working with all of them, both Ian and Geeta Chichi and everybody on the sets. It was a small team, and it was very, very comfortable and intimate. So I loved being Nirmala. so I'll go back to Geeta. Geeta, when you wrote Nirmala's character, did you ever feel that if she didn't have the reason, I mean, I don't want to again mention the reason, if she didn't have the reason to have a beloved, because in the film there is a reason that you give, do you think her character could have still been that dignified and that vulnerable? Was there any other way of... what I'm saying is that is it important to be a victim or a survivor to fall in love with somebody outside of marriage? A little giveaway. Yeah, I mean, I understand the question you're asking. Do we need that male character for something to for the woman to leave this? Do you really need the other male character? And you can take positions. You can say yes, you can say no. But for me, in this, the two characters of Vijayan, the man who was scribbling some poems and sending it across, and Nirmala, for me that relationship was important because it was giving us a way of dealing with a certain way of relating to people. And this was another way of relating to people. And so it brought out the romance and it brought out the poetry that I wanted in the film. And if it had just been the story of a husband and a wife and the wife suddenly leaving, now I'm giving away the story. We don't know. One will have to watch the entire film to understand what we're talking about. But yeah. Well, it's a bit difficult. I'm trying to be careful, but it's difficult to discuss the characters without giving away some plot points. But yeah, I think to put it very shortly, I mean, I think I wanted to bring that romance, that kind of poetry, and the possibility of a different kind of relationship, and all those things which that relationship brought forth. Can I add on? Yes, Meera. Yeah, no, I just wanted to say that for a typical Malayalam film, even if the husband had been, not a good person, it would have been difficult to have a romance outside marriage. Even with a bad marriage, a typical Malayalam film will not show the woman having a relationship outside marriage and justifying it. So I think it's a very, very bold Malayalam film and a bold stand to take. I believe it's the same thing. ये मुझे लगता है कि पूरा जो भारतीय सिनेमा है, ये किसी भी भाषा में, जो बात मीरा ने भी कही, वो तो किसी भी भाषा की फिल्म के लिए जो है वो एक जैसी है कि हिंदी में भी हम जो है या किसी और भारतीय भाषा में भी हम ये चीज़ दिखाने में डरते हैं या सोचते हैं, बल्कि मुझे लगता है बहुत सारा वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहाँ भी इसको टैबू की तरह ही देखा जाता है। हाँ, वहाँ भी so, हाँ, ये एक मतलब जो मैं कह रहे हैं वो ये है कि एक्स्ट्रा it's not about just the extramarital affair, but to fall in love outside your marriage. Yeah, even if it is not good. For any reason, it is not really justified in our culture, right? How do you see it, Geeta? Do you think that a normal Malayali family will be okay with it? How will they respond to it? What is the kind of response you've got so far?
See, there's something that happens in this film, which again I can't tell, I suppose, but between the two characters who are here, Manoj and Meera, Nirmala and Raghavan, that is shown for the first time in the history of Malayalam cinema. What happens? So that is going to that is that is going to be a shock, and of course it's not the done thing, like Nirmala said, to show a wife as who is comfortable in this very comfortable family, for her to leave, and if she does leave, she has to be punished. There have been one or two films, I think, Meera, like I can't remember, with Seema, where she leaves. They are Kadal. Yeah. Yes, they are punished. They go mad, or they lose the person they ran away with, or something like that. And so my interest was not that at all in this film, to what happened to them, or what will happen to her. The fact that she could leave, that was the and that was the kind of the three characters. What happens to the three characters? Like I said, with the network of empathy, what happens to these three characters? And the poetry? How did the poetry come in the film? I mean, there's so much of poetry, not just the written poetry, but also, the lyricism in your scenes. There's so much of silence, and I think first several scenes doesn't maybe have one line as a dialogue, right? How does that work? एक बात मैं और जोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदी के दर्शकों को, बल्कि मुझे लगता है बहुत सारे मलयालम भाषी लोगों को भी शायद ना पता हो। फिलहाल हिंदी के जो लोग हमारा शो देख रहे हैं उनको तो ये बिल्कुल नहीं पता होगा। हमने गीता का इंट्रो तो दिया ही। मीरा जो है बाकायदा एक बहुत अच्छी पोएट भी है, और इनकी 2 किताबें, मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूँ मीरा, 2 किताबें आपकी शायद आ चुकी हैं। यू हैव 3 किताबें। तो मीरा की 3 किताबें आ चुकी हैं पोइट्री की, और उसमें भी वो इनहेरेंट फेमिनिज्म और वो सारी चीज़ें हैं। मैं इनके बारे में आज दोपहर में शाम को पढ़ रहा था कुछ, तो थैंक यू। और मेरे ख्याल से एक इंटरव्यू में, प्रोबेबली इट इज़ टू इंडियन एक्सप्रेस, आपने शायद उस इंटरव्यू में इस बारे में बात की भी है कि जो रुक्मिणी का सवाल है उसको थोड़ा सा आगे ले आता हूँ। इट्स अ पोएटिक एंड रियलिस्ट इंटरवेंशन into the world of women. Yes. हाँ, मैंने कहा ये जो है पोएटिक रियलिज्म, वो जो फ्रांस में बहुत साल पहले उसे कहते थे एक काइंड ऑफ फिल्म्स, पोएटिक रियलिज्म। मैंने वो आइडिया ले लिया कि ये जो है रियलिज्म है, वो सब फिल्म का, लेकिन वो क्या है, सोशल रियलिस्ट का जैसा रियलिज्म नहीं, और ये पोएटिक रियलिज्म जैसा है। ये इनका मोड ऑफ प्रेजेंटेशन एक पोएटिक रियलिज्म थी, और उसमें पोएट्री लाने की, आई मीन एक्चुअल पोएट्री, पोएटिक तो है उसमें, और सिनेमेटोग्राफी है, वो सब है, लेकिन एक्चुअल पोएट्री उसमें लाने की, एक तो मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के, that was my studies, so poetry was always close to me. दूसरी ये थी कि केरला जो है, इंडिया में जब फॉरेन बुक्स आता है, पहले मलयालम में ट्रांसलेट होता है, और पहले केरला के पीपल उसे पढ़ते थे, और यहाँ ये आज भी बहुत पीपल आर सरप्राइज कि केरला में ये सब रशिया के बुक्स, वो इंग्लैंड की बुक्स, ये सब यहाँ के लोग मलयालम में पढ़ते थे। तो मैंने इसे ये तो आउट एंड आउट केरला का सोशियो पॉलिटिकल मिलियू में है ये फिल्म, और एक कैरेक्टर है विजयन, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वो ऐसा कैरेक्टर would have read all these things. So he writes 3 poems to his lady love. वो एक पहला पोएम है मैकोविस्की के पोएम,
रशियन पोएट का ट्रांसलेशन है। दूसरा है लोरहा की, स्पेनिश राइटर लोरहा की पोएम है। और तीसरा किसी को मालूम नहीं है क्योंकि हम ट्रांसलेट किया कि चाइनीज पोएट जू जीमो की, a very famous poet. Only one poem of his is available in English, so we had a Chinese student whom we knew translate a love poem of his. वो तीनों पोएम के ये है वहाँ दोनों ब्यूटीफुल लव पोएम्स है, बट ऑल्सो टू काइंड ऑफ सिग्निफाई ये केरला की कल्चर ऑफ ट्रांसलेटिंग एंड रीडिंग एंड नोइंग पोएट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, बुक्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, वो सब है, वो सब टेक्स्ट है उसकी। और निर्मला जो दो कविता लिखती है एज रिप्लाई टू दिस वन, वो है दो भक्ति, फीमेल भक्ति पोएट्स की। एक तो आंडाल है, साउथ इंडियन 7th सेंचुरी पोएट आंडाल का, और दूसरा मीराबाई का। सो ये वो अर्थी, पैशनेट, डिसीरियस काइंड ऑफ पोएम्स जो निर्मला लिखती है और विजयन को देती है, ये two Indian female love poets, or bhakti poets. Bhakti and love are all same. So, yeah. मैं चाहता हूँ रुक्मिणी कि एक बार हम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको अगर हम फिल्म का जो ट्रेलर है वो दिखा दें, जरूर, क्योंकि हालांकि उन्होंने मोन्टाज में देखा होगा, बट तो उनको थोड़ा सा अंदाजा हो कि हम किस सिनेमा के बारे में बात कर रहे हैं। ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനം, ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്തിനധികം പറയുന്നു? നല്ല പേര്. ഹലോ മോനെ. Nemtsovich moves H6. നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ? ഞാൻ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നീ കൃത്യമാണ് ഇഷ്ടം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. What zigzag? തേങ്ങാ കൊല. ഇത്ര ദിവസം എവിടെയായിരുന്നു? Rob, do you play chess? Pardon? Do you play chess? Acha, he is not interested in chess. तो आप लोगों ने फिल्म का टीजर देखा, ट्रेलर देखा, और उसमें आपको लोग दिख रहे थे, बहुत सारे हिस्से आपको अपने परिवारों की तरह, अपने घरों की तरह लगे होंगे। आपको उसमें 2-3 बार चेस बोर्ड दिखा होगा, शतरंज दिखी होगी। बहुत कुछ सिंबॉलिक होता है बहुत सारी फिल्मों में। और मेरा एक सवाल है गीता आपसे, मैं आपके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रहा था। आप पहले जर्नलिस्ट थी और फिर आप मेरे ख्याल से
शायद हिंदुस्तान से बाहर चली गई कुछ समय के लिए, या केरला आपने छोड़ा लंबे समय के लिए, और उस बीच में आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, उसके बारे में आप कुछ बताएंगी हम लोगों को? और कैसे, क्योंकि आपकी एक फिल्म मेरे ख्याल से शायद मुझे नाम उसका एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, बट या तो विमेन विद द कैमरा या इस तरह का कुछ नाम उस फिल्म का है, जो शायद आपकी पहली फिल्म थी। तो कुछ उस फिल्म के बारे में बताएं, और रन कल्याणी पे किस तरह का इन्फ्लुएंस है उस पहली फिल्म का, वहाँ से कुछ आता है क्या यहाँ पे, या उस फिल्म को शूट करने के दौरान जो कहानियां आपने देखी वहाँ से कुछ आता है इस फिल्म में? क्या है, वुमन विद वीडियो कैमरा, ये है मेरी फर्स्ट इंडिपेंडेंट फिल्म। इसके बिफोर, इसके पहले टीवी के लिए कुछ टीवी डॉक्यूमेंट्रीज की थी, लेकिन मेरा फर्स्ट इंडिपेंडेंट फिल्म है वुमन विद वीडियो कैमरा। ये जो आप सही कहा, मैं आई वाज इन केरला थ्रू आउट, और 2003 2001 में आई वेंट अब्रॉड फॉर द फर्स्ट टाइम। आई लेफ्ट केरला एंड वेंट बिकॉज माय हस्बैंड वाज अब्रॉड, आई वेंट देयर। वो डिस्टेंस मिली, वो दैट वाज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट फॉर मी। वो डिस्टेंस मिली केरला से। उस समय तक हम केरला में ही फुल टाइम थी, उसकी केरला की हर प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, उसमें सब हमारा माइंड उसमें कंप्लीटली। एक मिनट भी मैंने नहीं सोचा कि मैं फिल्म बन सकती हूँ। फिल्म के बारे में लिखती हूँ, फिल्म देखती हूँ, फिल्म एक्टिविज्म करती हूँ, फिल्म सोसाइटी एक्टिविस्ट हूँ, सब है, लेकिन फिल्म मेकर ये तो हमारी जैसी पीपल के लिए नहीं है। ये हमारी जैसी में एक प्रॉब्लम है, हमारी जैसी माने विमेन फिल्म मेकर, ये प्रॉब्लम है। और ऑल्सो वेरी क्रिटिकल पर्सन। वो हम जो ऐसे ट्रेडिशन में आते थे, सबको क्रिटिक करते हैं, तो हम नहीं करते, हम क्रिटिक ही कर सकते हैं। और जब करते हैं तो हम हमें को वीक बनते हैं, इसीलिए हम नहीं करते और हम क्रिटिक करते हैं। ऐसा पोजीशन था। और ये भी प्रॉब्लम था, फिल्म कौन जाता है फिल्म वर्ल्ड में, हम तो दूसरी वर्ल्ड में है, सुपीरियर वर्ल्ड में है। भी हमारे माइंड में है, वो जरा फिल्म वर्ल्ड में से जुड़ा है, लेकिन फिर भी एक सोच है हमारे हेड में। So ये सब था मेरे हेड में when I left Kerala. This is a Kerala problematic, okay? And once I went out, and it all became very clear. Because Kerala में सब लोग सबको जानते हैं और सब है। और जब बाहर गया तो nobody cares for you. Nobody cares for you. Nobody cares what you do. Nobody cares what you think. इसमें एक फ्रीडम है जी, जो एक ऐसा फ्रीडम मुझे मिली। और जब इयान ने मुझे कैमरा दिया तो I came back with the camera to Kerala. इयान से मुलाकात आपकी कैसे हुई, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये क्योंकि उसके बाद आप लोगों ने काफी काम साथ में किया, आपने ब्लाइंड चेस प्लेयर्स के लिए काम किया है, बहुत सारा काम किया आपने उसके बाद। हाँ, साउथ अफ्रीका में एपार्थाइड के बाद का जो एरा है उस पर आपने काम किया, मतलब खूब सारा काम किया इनके साथ। हाँ, ट्रू। इयान से मुलाकात मुंबई में हुई। ओके, मुंबई में हुई और एक सॉलिडारिटी, इंटरनेशनल सॉलिडारिटी अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन में। क्या बात है। And two people from different parts of the globe got together there. So I have a question for Meera. Yes. Meera, ये जो आप, मुझे पता नहीं था कि आप कविता भी लिखती हैं, that you write poetry. And did you feel that writing poetry
because you are a poet yourself, did that help in playing this character? Did it? And the fact that, as I said, that you played the character with a lot of empathy, dignity, and a lot of tenderness. Where does this? I know that a lot of it comes from writing and the director, but where did you get some of it from? I mean, where is it coming from? Your poetry? Is it coming from? Considering it's your first film. Like I said, I identified very much with Nirmala, and definitely the whole film is very poetic, and Nirmala's character especially doesn't, like you pointed out, doesn't say much. So I think it's a lot about how you feel, and you have to express yourself without saying much, which is, I think for some people it's difficult, but it was easy for me because I didn't have to by heart the dialogues. So, so I think I remember Manoj was having a tough times, and I was sitting there happily, and he said, "You don't have any dialogues, that's why it's easy for you." So, Absolutely, yeah. yeah. So, but not having dialogues, was it a problem? I think the character, the way the character is placed in the story is very intense and very poetic, and I think I identified with her a lot. How did Geeta come to you? I mean, how did you guys meet? Considering you are not a professional cinema actor, how did this coming together happen? It was destiny. Yeah, absolutely, yeah, that's it. Because Geeta Chechi had a couple of other Nirmalas in mind. So, and fortunately for me, one Nirmala broke her leg. The other one said she would come, and then she didn't come. So a lot of things happened, and I was a last-minute choice. And I think they didn't have much of a choice, and they decided to go ahead and take the risk. And what about you, Manoj? How did you meet Geeta? How did that happen? Yeah, actually, Geeta Chechi's sister, Radha, she was my classmate in Kendriya Vidyalaya. We are from the same school, Kendriya Vidyalaya, Pattam. But that's the way I got to. She just put my school group, that her sister is looking for a character actually for the Kalyani, for the main role. So my daughter was suggested by some of my friends, and I, along with my daughter, went to see Geeta Chechi, and next day it was the audition. But my daughter was the performance was good. Her performance was good, but in camera she was not looking, the age for the character. The character's age was something around 21. She looked like a teenager, so she was not chosen. So that's the way we met. Like, it was through my daughter. Like, it was through my school group. Yes. So as Meera told, it's a pure destiny. I was, I never thought I would be coming to films at this point of my life. I was abroad for some time. I came back for vacation, and that's the way things turn out to be. So have you done any theatre in past? Never in my life. Never in my life. Yeah. Because basically, I'm a shy person. That's what people used to give me opportunities, but I never venture to, take up. So this is my first performance for an audience, like, and what a performance! And what a performance! Thank you so much. And I think Geeta has been extremely smart in casting, I would say, because you could have been easily taken by somebody as as I said, as a leading hero, and that would have been quite an end to your talent. I mean, yeah. Yeah. But playing a character like this, a grey character, is very interesting, and it was a very wonderful opportunity, for a newcomer like me. Like, it was quite challenging also, and so this is the way she reacted after seeing the film.
and Manoj has such a scary voice. You know that Nirmala, it scares me even today. Yeah, I think Manoj's voice was really one of the things that everybody in the set were like really terrified of when he hollered at Nirmala. So that was a yeah. What is your? I understand that you come from a complete feminist gaze and you have that training, Geeta. But writing force. One or two people who have been subject to physical abuse, and for me, I was more they couldn't even talk about it. Kind of thing. Nobody would understand them or even respect them if they said that this was an issue. So I tried in my presentation of the physical violence. There is that mixing of the emotional and the physical in it, because it is physical, but there's also a lot of emotional abuse in what Raghavan tells Nirmala. So there was this kind of bringing the subtlety of the emotional into the obvious of the physical. So that helped me layer the whole thing. And you have to remember, the person we haven't talked about at all is Kalyani. And Kalyani was a person who is seeing all this, and we are seeing it all through her eyes. And that, for me, is again very, very interesting to obliquely see things. Sometimes you understand it more when you look at it from another angle, rather than actually show it on the platter and give it on the platter. And I think to add to what Geeta Chiji said, I think it's very true what you say about emotional abuse, because very often it is not recognized. So I had a friend who went to the Women's Commission with a complaint of domestic violence, and the Women's Commission officer said, your hands and your legs haven't been broken up. Your husband has not beaten you up, so this is not violence. So this is the country that we live in. So I think that's a very, very relevant point. So, Mayank, do you have a question? Because yeah. Mayank, do you have a question? Are you there? Can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. तो मैं आज शाम को ही फिल्म के बारे में पढ़ रहा था, फिर मैं मीरा के बारे में पढ़ने लगा, थोड़ा सबके बारे में। तो गीता के बारे में जो कुछ मैंने पढ़ा, मैंने एक सवाल पूछा मीरा की, जो क्योंकि मैं फिल्म से हट के सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी लोग एक फिल्म बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, एक अच्छा सिनेमा बनाने के लिए वो लोग खुद क्या हैं बेसिकली, इधर इट्स अ फिल्म और इट्स अ पर्सन। हम लोग हो इंसान के तौर पे या सिनेमा हो, जो हमारे लोग होते हैं या हमारे आसपास के लोग होते हैं वही हम भी होते हैं। सिनेमा भी वैसे ही बनता है। तो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसे अफेक्ट करती है। तो मैंने फिल्म तो नहीं देखी, पर मैंने टीजर देखा और मैंने मीरा की कुछ कविताएं पढ़ी, तो उसमें बहुत दिलचस्प जो है चीज़ें मुझे दिखी, जिसमें जैसे कि एक लाइन मुझे याद आ रही है, इफ आई एम राइट इट सेज माई लव इज अ टेरिबल थिंग, देयर इज अ लाइन फ्रॉम हर पोएम। एंड वन मोर, तो प्रेम की बात हो रही है, शी इज टॉकिंग अबाउट लव, पर बहुत अलग संदर्भ में, बहुत अलग रेफरेंसेस में बात हो रही है, बहुत अलग तरह का। जैसे देयर इज वन प्लेस वेयर शी सेज दैट लव, तो मीरा को सुनाने तो नहीं कविता। हाँ, लव इज अ लग्जरी दैट शुड बी रैशन्ड, यू नो। तो ये मीरा की शायद एक कविता की लाइन है, अगर मैं सही हूँ, मीरा बताएंगी, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। ये शाम को मैंने पढ़ा था, तो टुकड़ों में एक जो याद आ रहा है मुझे। तो प्रेम के मैंने जो है बहुत सारे अलग अलग चेहरे देखे, जो आमतौर पे हमको पोइट्री में, जो आमतौर पे लव पोइट्री है उस पर उस तरह से नहीं दिखता है। तो मीरा ये फिल्म करते समय, इसके पहले और इस फिल्म के बाहर जो आपकी दुनिया है, उसमें आप जो लिख रही थी उसका कितना हाथ था इस रोल को करते समय, वन। दूसरा, एज अ वुमेन आप दुनिया को अपनी कविता में जैसे लिख रही हैं प्रेम को, आप वैसे ही देखती भी हैं क्या? ये दो सवाल है। और क्यों देखती हैं, और कैसे क्यों देख रही हैं उस तरह से?
Well, thank you, Mayank, for reading my poems, first of all. And yes, those lines are very true. What you quoted are from the poems that I've written. Can you rephrase your question in English so that I can give you the a... question is that, either it's a film or a person. We are what our people are. People around us and the Right. society around us, whatever Right. it is. So Yeah. in the same way, the people who make a film, the crew, that affects a film, that impacts the film, the way you are. So did you as a person or as a poet helped you doing or getting into the character which in Hindi में हम उसको कहते हैं पर काया प्रवेश. It means entering someone else's body, someone else's character. So Basically, did your poetry influence this character? Plus outside the film, the way you write, the way you see love in your poems. So do you see the love in the same way outside the film in your life, and why do you see that? Well, my poetry is a combination of what I experience, what I see around me, and what I imagine. So the ratio of these three will be different in each poem, but it's a combination of these three. And definitely, like I've been saying right from the beginning, and I told Geeta Chichi as well, I said, I thought you had written this character for me. I thought you'd written this is me, but she hadn't known me earlier before we got together for this movie. So obviously Nirmala is a representative of many women, including me. Does that answer your question? Yeah, no. And what Mayank is asking you is actually the way you write about love in your poetry. Do you feel love the same way outside the film? Oh yes, of course. मुझे उस पोएम का नाम याद आ गया. I can now remember the title of the poem. It was probably Comrade and I. Mayank, you're cornering me, Mayank. अगर मैं सही हूँ तो Comrade and I was the poem. और इसलिए मुझे ये लगा, तो उसमें आप ये एक sarcasm भी है आखिरी में कि love is a luxury that should be rationed. ये किसके लिए कहा जा रहा है और किस तरह के आदमी है वो, और उसमें comrade शब्द का इस्तेमाल भी हो रहा है. So is it about is it about getting the whole idea and ideology of the class but not getting into the word of gender? Well, that's a very the poem itself works on various levels, but I'm because the audience has not read the poem, I'm not very sure that they'll follow what we're talking about. But yes, the poem is about love. It's called Comrade and I, and it's also also a sarcastic take on communism, because like the last line says, the comrade says, love too needs to be rationed. Yes. That's what यही मेरा सवाल यही था कि आप दुनिया को वैसे देख रही हैं, क्योंकि आसपास सबसे ज्यादा कॉमरेड्स मुझे लगता है केरला में ही हमको मिलेंगे, बंगाल और केरला दो जगह. तो इसलिए एक सवाल है मैं गीता के लिए मैं पूछ लूं? जी बिल्कुल. हाँ, एक सवाल आया है गीता के लिए. गीता, I don't know whether this person has seen your film and how, maybe the way I have seen it. The question is that is it because you are okay? This is somebody else's question. I'm just going to put it the way it has been put. Is it because you're a feminist that you are okay with extramarital affair? Very loaded. What a question. I don't know what that question means actually. Because if we are talking about the film Ran Kalyani, it doesn't matter what I think. What is in the film? So we are discussing what is in the film. That is one thing. Or if you're talking to me as Geeta J, what is your personal opinion about such and such a thing and such a thing? That is another thing. And I think that is not our discussion now. So it doesn't matter what me as a person thinks about something. What is in the film? What is in the film is that you're seeing the
pretensions that go on, the lies that go on within a family, and the injustice that happens within a family that many family members close their eyes to, because you have to keep an appearance. This is certainly true of a certain class of families, and you have to keep a certain appearance, and you cannot allow the issues within that to go out. So how does it go out? And here you have the cook who is actually taking this story there, bringing that story here. Here it's a poetry. Okay, so you could say, if that question is about how come Nirmala is having an affair with Vijayan, and is that okay? I mean, is that the question? That is the question. Okay, if that is the question, I don't think, if the implication is that feminists are out to say extramarital affairs are okay, I don't know. I don't even have a position like extramarital affairs are okay or extramarital affairs are not okay. I don't have that kind of a position at all. For me, it's these characters. And here is a family. Here is a broken marriage where there is no love, there is no any kind of feeling. And there are so many such families around us. There is nothing there. And then there is another relationship where there is poetry, there is beauty, and there is a connection. And if that is love, and if that is extramarital, and is that okay? That is okay for everybody, I think, where there is purity, beauty, and love. It is okay, of course. There's another Nirmala, question. Yeah, Nirmala There is wants. another question. Yeah, Yeah, I please have go one ahead. line. Yeah, Nirmala wants Vijayan. Vijayan wants Nirmala, and that is 100% okay. Okay. And there's another question, which is, how is Kalyani okay with this kind of, I guess this kind means the relationship between the couple here, the people they are helping, that she's uneducated and she's so responsible. Why is she okay with this kind of a relationship? So there you go. I think the question implies that you have to be educated to understand people's pain and sorrow and love and beauty, and that is exactly what I want to break. That is exactly what I want to break. This is such a patronizing and such a horrible thing to think that that only educated people understand. And only educated people, can do certain things. Most of Indians are uneducated in that sense, and to deny them their ability to understand, their ability to empathize, their ability to make change in this world is I cannot accept that at all. That kind of a comment. Sorry. Okay, I am going to take one last question, which is Kalyani takes money to refuse marriage. What kind of a person are you? What kind of a, I guess it means, what kind of a person are you trying to show? I think that's what it means, more or less. Yes, I can understand that it's a question that comes out of not a proper reading of the film, proper understanding of the film. So I would tell the person who's asked that question to actually see the film once again properly, because there are lots of nuances and layers in the film. ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനം, ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്തിനധികം പറയുന്നു?
James which moves h6. Remember. നീ എന്താടി ഇങ്ങനെ? ഏ? ഞാൻ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നീ തിരിച്ചു പോകണ ഇഷ്ടം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? ഏ? What zigzag? തേങ്ങാ കൊല. ഏ? നീ ഇത്ര ദിവസം എവിടെയായിരുന്നു? Rob, do you play chess? Pardon? Do you play chess? Acha, he's not interested in chess.